नमस्कार मित्रों। 1934 का वह दौर था जब सुभाष चंद्र बोस जी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में थे। उस वक्त तक उनकी पहचान कांग्रेस के योद्धा के तौर पर होने लगी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में सुभाष चंद्र बोस की तबीयत फरवरी 1932 में खराब होने लगी थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार उनको इलाज के लिए यूरोप भेजने पर मान गई थी। हालांकि इलाज का खर्च उनके परिवार को ही उठाना था। वियना में इलाज कराने के साथ ही उन्होंने तय किया कि वे यूरोप रह रहे भारतीय छात्रों को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट करेंगे। इसी दौरान उन्होंने एक यूरोपीय प्रकाशक ने द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखने का काम सौंपा, जिसके बाद उन्हें एक सहयोगी की ज़रूरत महसूस हुई जिसे अंग्रेजी के साथ साथ टाइपिंग भी आती हो। सुभाष चंद्र बोस के दोस्त डॉक्टर माथुर ने उन्हें दो लोगों को रेफरेंस दिया। सुभाष चंद्र बोस के दोनों के बारे में जानकारी मिलने के आधार पर बेहतर उम्मीदवार को बुलाया, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वे उनसे संतुष्ट नहीं हुए। तब दूसरे उम्मीदवार को बुलाया गया। ये दूसरी उम्मीदवार थी 23 साल की एमिली सेंकल। सुभाष चंद्र बोस ने इस खूबसूरत ऑस्ट्रियाई युवती को जॉब दे दी। एमिली सेंकल ने जून 1934 से सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करना शुरू कर दिया। 1934 में सुभाष चंद्र बोस 37 साल के थे और इस मुलाकात से पहले उनका सारा ध्यान अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद करने पर था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंदाज़ा भी नहीं था कि एमिली सेंकल उनके जीवन में नया तूफान लेकर आ चुकी हैं। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के पोते सुगत बोस ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर हिज मैजेस्टी अपोनेंट सुभाष चंद्र बोस एड इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर किताब लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि एमिली सेंकल से मुलाकात के बाद सुभाष चंद्र बोस के जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया। सुगत बोस के मुताबिक इससे पहले सुभाष चंद्र बोस को प्रेम और शादी के कई ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने किसी में भी दिलचस्पी नहीं ली थी। लेकिन एमिली की खूबसूरती ने सुभाष चंद्र बोस पर मानो जादू सा कर दिया। सुगत बोस ने अपनी पुस्तक में एमिली के हवाले में लिखा है, प्यार की पहल सुभाष चंद्र बोस की ओर से हुई थी और धीरे धीरे हमारे रिश्ते बढ़ते गए। 1934 के मध्य से लेकर मार्च 1936 के बीच ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में रहने के दौरान हमारे रिश्ते मधुर होते गए। 26 जनवरी 1910 को ऑस्ट्रिया के एक कैथोलिक परिवार में जन्मी एमिली सेंकल के पिता को ये पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी भारतीय के यहाँ काम करे। लेकिन जब वे लोग सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उनके व्यक्तित्व के कायल हुए बिना नहीं रह सके। जाने माने अकादमिक विद्वान रुद्रांशु मुखर्जी ने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के जीवन को तुलनात्मक रूप से पेश करते हुए एक पुस्तक लिखी है, नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स। पेंगुइन इंडिया से प्रकाशित पुस्तक में एक चैप्टर है, टू वुमेन एंड टू बुक्स। इसमें सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के जीवन पर उनकी पत्नियों की भूमिका को रेखांकित किया गया है। मुखर्जी ने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस और एमिली सेंकल ने शुरुआत से ही स्वीकार कर लिया था कि उनका रिश्ता बेहद अलग और मुश्किल रहने वाला है। एक दूसरे को लिखे खतों में दोनों एक दूसरे के लिए जिस संबोधन का इस्तेमाल करते हैं उससे जाहिर होता है। एमिली उन्हें मिस्टर बोस लिखती हैं, जबकि सुभाष चंद्र उन्हें मिस सेंकल या पर्ल सेंकल लिखते हैं। ये हकीकत है कि पहचान छुपाकर रहने की बाध्यता और सैनिक संघर्ष में यूरोपीय देशों में मदद मांगने के लिए भागदौड़ करने के लिए सुभाष चंद्र बोस अपने प्यार भरे रिश्तों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतते होंगे। लेकिन एमिली को लेकर उनके कैसा स्वभाव था, इसमें इस पत्र से समझा जा सकता है, जिसे आप सुभाष चंद्र बोस का लिखा हुआ खत कह सकते हैं। इस पत्र को एमिली ने खुद शरद चंद्र बोस के बेटे इस पत्र को एमिली सेंकल ने खुद शरद चंद्र बोस के बेटे
शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस को सौंपा था। 5 मार्च 1936 को लिखा ये पत्र कुछ इस तरह था। समय आने पर हिम पर्वत भी पिघलता है, ऐसा भाव मेरे अंदर भी है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये बताने और लिखने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। जैसा कि हम एक दूसरे को आपस में कहते हैं। और इसमें सुभाष चंद्र बोस ने आगे लिखा है, मुझे नहीं मालूम कि भविष्य में जाने क्या होगा या हो सकता है पूरा जीवन जेल में बिताना पड़े, मुझे गोली मार दी जाए या मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी थी। और इस पत्र के अंत में सुभाष चंद्र बोस ने इस पत्र को नष्ट करने की अपील की थी, लेकिन एमिली ने इसे संभाल कर रखा था। जाहिर है कि एमिली के प्यार में सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह गिरफ्तार हो चुके थे। इस बारे में सुभाष चंद्र बोस के घनिष्ठ मित्र और राजनीतिक सहयोगी एडिसन नाबियार ने सुगत बोस को बताया था। सुभाष चंद्र बोस एक आइडिया वाले शख्स थे। उनका ध्यान केवल भारत को आज़ाद दिलाने पर था। अगर भटकाव की बात करें तो केवल एक मौका आया जब उन्हें एमिली सेंकल से मुलाकात हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की मनोदशा उस दौरान किस तरह की थी, ये अप्रैल या मई 1937 में एमिली को भेजे एक पत्र से जाहिर होता है। उन्होंने लिखा था कि पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें लिखने की सोच रहा था, लेकिन तुम समझ सकती हो कि मेरे लिए तुम्हारे बारे में मनोभावों को लिखना कितना मुश्किल था। मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहता हूँ कि जैसा मैं पहले था वैसा अब भी हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था। तुम हमेशा मेरे साथ हो और किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि इन महीने में कितना दुखी रहता हूँ, अकेलापन महसूस। केवल एक चीज़ मुझे खुश रह सकती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या ये संभव होगा। इसके बाद भी दिन रात मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सही रास्ता दिखाए। इसके बाद जब दोनों अगली बार मिले तो सुभाष चंद्र बोस और एमिली सेंकल ने आपस में शादी कर ली। ये शादी कहाँ हुई, इस बारे में एमिली ने कृष्णा बोस को बताया कि 26 दिसंबर 1937 की उनकी 27वीं जन्मदिन पर ये शादी ऑस्ट्रिया के बाद गास्तीन में हुई थी। दोनों ने अपनी शादी को गोपनीय रखने का फैसला किया। कृष्णा बोस के मुताबिक एमिली ने शादी का दिन बताने के अलावा कोई दूसरी जानकारी नहीं शेयर की थी। इस शादी को गोपनीय रखने की संभावित वजहों के बारे में रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है कि बहुत संभव रहा होगा कि सुभाष चंद्र बोस इसका असर अपने राजनीतिक करियर पर नहीं पड़ने देना चाहते थे। किसी विदेशी महिला से शादी की बात आने पर उनकी छवि पर भी असर पड़ सकता था। रुद्रांशु मुखर्जी की इस आशंका को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। शरद चंद्र बोस के सचिव रहे और अंग्रेज के प्रख्यात लेखक नीरद सी चौधरी ने 1989 में दाए हैंड ग्रेट अनार्क इंडिया 1921 से 1951 में लिखा ये निजी जिंदगी से जुड़ा हिस्सा था, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तब मुझे भी झटका लगा था। कृष्णा बोस के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि एमिली भारत के तबके के कुछ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए वियना से रिपोर्ट लिखने का काम शुरू करे। सुभाष चंद्र बोस के कहने पर एमिली ने द हिंदू और मॉडर्न रिव्यू के लिए कुछ लेख लिखे थे। इसकी झलक एक और जगह देखी जा सकती है। 12 अगस्त 1937 के लिखे एक पत्र में सुभाष चंद्र बोस और एमिली लिखते हैं, तुमने भारत के बारे में कुछ किताबें मंगाई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन किताबों को तुम्हें देने का कोई मतलब है। सुभाष चंद्र बोस और एमिली 1934 से 1945 के बीच दोनों का महज 12 साल का रिश्ता, और इसमें भी दोनों साथ में 3 साल से भी कम रह पाए। इन दोनों की प्रेम कहानी की
निशानी के तौर पर 22 नवंबर 1942 को एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम अनीता रखा गया। इटली की क्रांतिकारी नेता गैरीबाल्डी की ब्राज़ील मूल की पत्नी अनीता गैरीबाल्डी के सम्मान में अनीता अपने पति के साथ कई युद्धों में शामिल हुई थी और उनकी पहचान बहादुर लड़ाकों में रही है। सुभाष चंद्र बोस जी अपनी बेटी और पत्नी को देखने के लिए दिसंबर 1942 में वियना पहुंचते हैं। इसके बाद अपने भाई शरद चंद्र बोस को बंगाली में लिखे खत में अपनी पत्नी और बेटी की जानकारी देते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस उस मिशन पर निकल जाते हैं जहां से वो फिर एमिली और अनीता के पास कभी लौटकर नहीं आए। एमिली सेंकल सुभाष चंद्र बोस के सहारे 1996 तक जीवित रही और उन्होंने एक छोटे से तार घर में काम करते हुए सुभाष चंद्र बोस की अंतिम निशानी अपनी बेटी अनीता बोस को पाल पोस कर बड़ा कर जर्मन का मशहूर अर्थशास्त्री बनाया था। इस मुश्किल सफ़र में भी एमिली सेंकल ने सुभाष चंद्र बोस के परिवार से किसी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया और इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने जिस गोपनीयता के साथ अपने रिश्ते की भनक दुनिया को नहीं लगने दी थी उसी मर्यादा को भी पूरी तरह निभाया था। मित्रों, हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।